दिस इज कॉल्ड एज ए कैपेसिटेंस, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, V इज इक्वल टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, आपने यहां पर जो है वोल्टेज दिया V इज इक्वल टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, आपकी करंट यहां पर I फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, यहां तक एकदम सिंपल सर्किट बना सर, बहुत मजा आ रहा है। तो देखिएगा V इज इक्वल टू वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी, I क्या होता है, I इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt, this is the current which is flowing across the capacitor, I is equal to C dV by dt. We have what, we have the voltage V, V is what, V is equal to Vm sin of omega t, I is equal to क्या होगा C into d upon dt of Vm into sin of omega t, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, यहां से I will be equal to हो जाएगा C हो जाएगा, Vm आपका जो बाहर आ जाएगा, तो C इंटू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, तो ओमेगा तो बाहर जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। तो C इंटू वी एम इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं वी एम डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा सी को मैंने जो है नीचे कर दिया, भाई ऊपर लेके जाओगे तभी आपका यही चीज बनेगा, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं आई इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। कैसे लिखा है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन को आप लेकर के जा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा, वो बात और है कि उसका कॉस बन रहा है। देखिएगा बहुत बच्चों को इस बात से भी जो कंफ्यूजन होता है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ASTC होता है, आप यहां पर साइन को लेकर के जा रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन को लेकर के जा रहे हैं, तो साइन यहां पर पॉजिटिव है, जो बन रहा है वो तो रिजल्ट है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन किसको लेकर के जा रहे हैं, साइन को लेकर जा रहे हैं। 90 प्लस थीटा आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, दिस इज कॉल्ड एज द 90 डिग्री, 180, 270 और 360 और द 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू द कॉस थीटा, तो यहां पर ये चीज इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, तो यहां पर क्या हो गया, आपको आई आ गया, आई इज इक्वल टू वी एम बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, देन इट व्हाट इट मीन्स। अच्छा अब ध्यान समझिएगा, यहां पर I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ये जो फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर मैं यहां पर जो है वोल्टेज को रेफरेंस मान रहा हूं, अगर मैं यहां पर वोल्टेज को रेफरेंस मानो, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी अगर मेरा रेफरेंस है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर ये मेरा रेफरेंस है, तो इससे जो आपकी करंट होगी वो 90 डिग्री लीड कर रही है, आगे जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। और यहां पर जो आई एम है दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, आई एम आपको जो कितना मिल रहा है, आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी, या फिर इसको बोल सकते हैं वी एम इंटू ओमेगा सी, ठीक है। आई एम विल बी इक्वल टू वी एम इंटू ओमेगा सी, ठीक है। तो बात क्लियर है, यहां पर जो अभी करंट है वो आपको जो है लीड कर रही है, किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, 90 डिग्री से लीड कर रही है सर, बहुत ही सिंपल बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वैसे अगर हम लोग जो पावर के बारे में बात करते हैं इन केस ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या होगा, देखिएगा सबसे पहले उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपकी जो है कैसे बन सकते हो। देखिएगा यहाँ पर मेरे यहाँ पर क्या है, आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी जो लैग कर रही है और करंट आपकी जो लीड कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं वोल्टेज बनाऊंगा तो वोल्टेज कहीं ऐसा होगा और यहाँ पर करंट इसके जो है 90 डिग्री लीड करेगा, ठीक है। और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बात क्लियर है। अगर ये इसको मैंने जो वोल्टेज बोले तो वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी बोल सकता हूँ, ठीक है, मतलब V का आपका ग्राफ है और ये आपका I का ग्राफ हो गया, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर वोल्टेज से करंट आपकी जो 90 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो इसकी वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करूँ तो वेवफॉर्म आपकी जो कैसी बनेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेरा वोल्टेज का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, तो करंट इससे जो 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री लीड का मतलब क्या है, उससे 90 डिग्री पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज का है वो यहाँ पर आ रहा है और जो करंट का होगा वो 90 डिग्री पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द करंट वेवफॉर्म, ठीक है, ये आपकी जो करंट की वेवफॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्टेज ये हो गया, ये आपकी जो है वोल्टेज हो गई, ये आपकी वोल्टेज V से हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी जो है करंट हो गई, I हो गई, ठीक है। अगर मैं यहां पर जो पावर के बारे में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा,
पावर विल बी इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। अगर मैं यहां पर जो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आपकी पावर बनेगी दैट विल बी ऑल्सो बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर टू हियर। यहां पर क्या है, आपकी जो वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन जो है करंट जो है नेगेटिव है यहां से यहां तक में, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फिर यहां पर नेगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव, लाइक दिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल बी देयरफॉर द एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर विल आल्सो बी जीरो एज इन केस ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर में भी आपको एवरेज पावर कितनी मिली थी, जीरो मिली थी, सेम एज इट इज। अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करता हूं तो यहां पर भी क्या हो गया है, एवरेज पावर इज जीरो। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पी एवरेज आपको जो है जीरो मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑल्सो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड, बट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स वी विल सॉल्व इट। देखते हैं यहां पर जो है, अगर मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया है V इंटू आई मुझको करना है। V यहां पर क्या है, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर जो दोनों को मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा t इंटू Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं यहां पर जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर क्या होगा, देखिए फंक्शन क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी का आप यहां पर जो है इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, Vm इंटू Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आपको मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर जो है 2 से मल्टीप्लाई और जो है 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a, मतलब कितना आ गया, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी। तो P एवरेज विल बी इक्वल टू कितना जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ ओमेगा टी का एवरेज कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑल्सो 0, मतलब क्या, कैपेसिटर जो है जितनी एनर्जी को स्टोर करेगा उतनी ही एनर्जी दूसरे वाले साइकिल में डिसिपेट कर देगा। अगर यहां पर इतनी एनर्जी ले रहा है तो दूसरे वाले साइकिल में उतनी एनर्जी वो जो है डिसिपेट भी कर दिया है। इसका मतलब क्या, एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑल्सो 0 सेम एज द एवरेज पावर अक्रॉस द इंडक्टर इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, यहां तक किसी कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात देखिएगा, अब यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर जो बात करता हूं तो देखिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला है कि आपके पास कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर में आपका जो वोल्टेज आया है, आपने वो यहां पर क्या लिखा, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट इज द करंट, I इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है, Vm बाई 1 बाई ओमेगा सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द Im मैक्सिमम करंट, और Im इज इक्वल टू Vm अपॉन जो भी आपका रिएक्टेंस आएगा, मतलब क्या, जो भी आपका अपोजिशन आएगा, जो भी नीचे था हमेशा क्या होता है, अपोजिशन में होता है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं Vm बाई XC बोल सकता हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने XL बोला था इनकेस ऑफ द इंडक्टर, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, XC बोल रहा हूं, ठीक है। इंटू क्या हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ गया। तो व्हाट इज XC, XC इज इक्वल टू सर हो गया 1 बाई ओमेगा सी। तो यहां पर कुछ एंगल आएगा, बिल्कुल आएगा एंगल, कैसे निकालेंगे, देखिएगा, V इज इक्वल टू आपने लिखा है V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज I इज इक्वल टू आपने लिखा है Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं Vm एंगल ऑफ 0, ये क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, और ये क्या हो गया, Im, और इससे जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो 90 डिग्री प्लस में आ गया, ठीक है, दिक्कत नहीं है। प्लस में एंगल है तो प्लस पे मैंने वहां पर लिख दिया 90 डिग्री लीड कर रहा। आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये आपका Im था और ये आपका क्या था, Vm था। कितना एंगल था, 90 डिग्री था। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज से करंट आपकी जो 90 डिग्री लीड कर रही इन केस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है,
बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ पर XC के बारे में बात करता हूँ, व्हाट इज XC, ये आपका XC इज इक्वल टू 1/ωc है। XC इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/ωc। XC के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई I हो जाएगा। V के साथ आपका जो एंगल कितना है, VM डिवाइड बाई IM। आप यहाँ पर एंगल देखेंगे 0 और यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री। तो XC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, XC का मैग्नीट्यूड, एंगल कितना आ जाएगा 90 ऊपर जाएगा तो -90 डिग्री। तो यहां पर कितना आ गया, -90 डिग्री इसका एंगल आ गया। इसका मतलब क्या है, -90 को मैं यहां पर जो कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, J जो था वो आपका 1 एंगल 90 डिग्री था, ठीक है। तो -J क्या हो जाएगा, 1 एंगल -90 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लस J इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री था, -J विल बी इक्वल टू 1 एंगल ऑफ -90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 90 डिग्री लीड दिखा रहा हूं प्लस में, तो 90 डिग्री लैग दिखाऊंगा नेगेटिव में, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, XC विल बी इक्वल टू XC, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल कितना आ जाएगा, -90 हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, इसी को समझिएगा यहाँ पे। इसके बाद ये चीज देखिएगा, अगर मैं इसको जो डिलीट कर दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या आ गया आपके पास, XC इज इक्वल टू कितना आ गया, XC मैग्नीट्यूड और उसका एंगल कितना आ गया, -90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख सकता हूं XC विल बी इक्वल टू 1/ωc और एंगल कितना आया है, -90 आया है सर, ठीक है, -90, ठीक है। और -90 को मैं जो है -J लिख सकता हूं। तो XC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -J/ωc हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, ऊपर अगर -J है तो नीचे जाएगा तो +J हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, मैंने बोला था कि जो एंगल होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आएगा तो नेगेटिव होगा, अगर नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले को मैं लिखूंगा 1 एंगल -90, जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो फिर क्या लिखूंगा, 1 एंगल +90। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -J/ωc यहां रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/J/ωc। क्योंकि ऊपर अगर जो माइनस एंगल है तो नीचे आएगा तो प्लस होगा, मतलब क्या हो जाएगा, J आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है J इज इक्वल टू कितना है, J इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। इस बात को ध्यान समझिएगा, मैंने कुछ भी यहाँ पर नया नहीं बताया, ठीक है। XC इज इक्वल टू 1/J/ωc। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ द AC जब हम लोग बात करते हैं तो XC इज इक्वल टू 1/J/ωc से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सिंपल बातें हैं, ठीक है, IM और VM। तो यहां से आपको जो है यहां पर आपको जो समझ में आ गया, अगर आप यहां पर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट आपकी जो है लीड करती है और वोल्टेज आपकी जो है लैग करती है, इन केस ऑफ द कैपेसिटर। और इन केस ऑफ द इंडक्टर आपकी क्या होती है, करंट आपकी जो है लैग करती है और वोल्टेज आपकी जो है लीड करती है। कैपेसिटर में करंट लीड करती है और जो है इंडक्टर में करंट लैग करती है, ठीक है। अब यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला भी समझ लीजिए, एक ट्रिक है, ट्रिक को भी अपने जो है दिमाग में रखिएगा। उससे क्या रहेगा कि आपके एग्जाम में भी कभी कंफ्यूजन हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सिविल ब्रांच आपको पता है, सिविल एक आपकी जो ब्रांच होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर मैं फर्स्ट देखता हूं तो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में यहां पर क्या, कैपेसिटर में आपकी करंट पहले आ रही है और वोल्टेज बाद में आ रही है। सबसे पहले हम जो है सी के पास गए और सी के बगल में देखें तो आपका जो करंट पहले आ रहा है और वोल्टेज बाद में आ रहा है, मतलब करंट लीड्स, ठीक है ना, वोल्टेज इन केस ऑफ द कैपेसिटर। इसके बाद हम यहां पर पहुंचे इंडक्टर के पास। इंडक्टर को हम लोग किससे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। तो अगर इंडक्टर के पास गए तो वहां पर क्या देखें, वोल्टेज पहले आ रहा है और करंट बाद में आ रहा है, वोल्टेज पहले और जो है करंट बाद में। तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, आपका जो वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड्स, और यहां पर क्या होता है, करंट आपका जो लैग करता है, करंट लैग्स, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, इन केस ऑफ द कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज, या फिर करंट लीड्स और वोल्टेज लैग्स, ठीक है। बात सिंपल है, तो प्लीज इस बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन यहां पर बेसिक बातें हैं और क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। बस एक बात समझिएगा कि एवरेज पावर जो होती है रेजिस्टेंस में आती है, मतलब रेजिस्टेंस आपको जो पावर को कंज्यूम करता है और वही हीट के फॉर्म में डिसिपेट भी करता है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के पास एवरेज पावर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन है।
अगर मैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर को एक साथ कंबाइन करूं या फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को एक साथ कंबाइन कर दूं या फिर RLC सर्किट को मैं जो ड्रॉ करूं, तो अब मैं वहां पर इसको लेकर के चलता हूं, एक लेवल आपका और इंक्रीज होगा। आई होप इसकी पहले जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई। कहीं पर भी कोई भी जो डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव गिवन यू द माई नंबर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज RL सीरीज सर्किट। यहाँ पर RL सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं R और L का, ठीक है। वोल्टेज सप्लाइड है V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज व्हाट VR एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज व्हाट VL, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द टोटल वोल्टेज, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज मैंने यहाँ पर जो सप्लाई कर दिया। RL सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, करंट आपकी जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस में आपकी जो सेम फ्लो हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर जो है वोल्टेज VM साइन ऑफ ओमेगा टी को सप्लाई कर दिया टू द सर्किट। बिकॉज द सर्किट इज क्लोज द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। मैंने यहां पर ध्यान दीजिएगा ले लिया किसको, यहां पर जो है करंट को मैंने रेफरेंस मान लिया। करंट को मैंने जो रेफरेंस मान लिया बिकॉज द करंट इज सेम विच इज फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करंट को मैं जो रेफरेंस मान लिया, मैं यहां फेजर में लेकर चला हूं, फेजर से ही समझाऊंगा और वहां बहुत ही क्लियर होगा, मजा भी आएगा, ठीक है। करंट आपकी जो सेम फ्लो, और जब भी मैं बात करूंगा सीरीज सर्किट में, बिकॉज द करंट इज सेम फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट, तो वहां पर रेफरेंस हमेशा जो है करंट होगा। पैरेलल सर्किट के बारे में अगर हम जो बात करेंगे तो पहले में क्योंकि वोल्टेज सेम होता है तो वहां पर आप जो है वहां पर रेफरेंस आप वोल्टेज को मानेंगे, ठीक है। तो करंट क्योंकि सेम है आपकी सीरीज सर्किट में, इसलिए करंट को आप जो रेफरेंस मानते हैं, और वोल्टेज क्योंकि सेम है आपको जो पैरेलल सर्किट में, तो आपका वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं। क्लियर है, बात सही है, ठीक है। तो करंट आपको जो यहां पर आई हो गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। VR विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। सिंपल सी बात है, VR इज इक्वल टू I इंटू R होगा। रेजिस्टेंस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, वहां पर वोल्टेज और करंट आपको जो है सेम फेज में होते हैं। इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस मैंने बता रखा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द VR इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्लियर है, VR इज इक्वल टू I इंटू R हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस मैं वोल्टेज के बारे में बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड एज द VL विल बी इक्वल टू I इंटू XL, बिकॉज वी नो दैट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाई XL और द XL इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अब यहां पर करंट आपका रेफरेंस हो गया, इस रेफरेंस के फेज में होगा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस। बट अगर मैं यहां पर बात करता हूं इंडक्टर में, तो इंडक्टर में वोल्टेज आपको जो लीड करता है और करंट आपको जो लैग करता है, कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। तो करंट अगर आपका फेजर ये है तो इसका जो वोल्टेज होगा वो आपका जो है 90 डिग्री लीड करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द VL मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विच विल बी लीडिंग टू द करंट विद द 90 डिग्री एंगल। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, 90 डिग्री एंगल से जो लीड कर रहा है, कौन, वोल्टेज लीड कर रहा है। क्लियर है, किसमें, इंडक्टर में। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मुझे इसका जो रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट अभी मैं बताऊंगा क्या होगा, अभी छोड़ दीजिए इस चीज को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर देख सकता हूं कि इसके रेस्पेक्ट में, करंट के रेस्पेक्ट में आपका जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर 90 डिग्री लीड कर रहा है और ये इसके जो है सेम फेज में है। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा VR और VL का, VR और प्लस VL आपको जो कितना मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ सप्लाई वोल्टेज V, ठीक है। रिजल्टेंट आप यहां पर कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ द ट्रायंगुलर मेथड और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका मान लीजिए आपका जो रिजल्टेंट आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द V, ठीक है, क्लियर है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज द फाई, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए उसको। तो यहां से आपने जो है क्या क्या देखा कि आपको जो है VR मिल गया और VL मिल गया और यहां पे आपको रिजल्टेंट V मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा, मैंने यहां पर जो है क्या बोला है, VR इज इक्वल टू, मैंने यहां पर लिख दिया V इज इक्वल टू, लिख दिया V इज इक्वल टू VR, ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू VR, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है VR प्लस J टाइम्स ऑफ VL। 90 डिग्री कौन है, VL है। VR आपका ये हो गया,
वी आर इज इक्वल टू, अभी इसका मैंने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड और एंगल के बारे में बात करूंगा तो दैट विल बी इन द पोलर फॉर्म। तो v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v एंगल ऑफ कितना आ जाएगा, फाई। ठीक है, तो यहां से अगर मुझको जो है v निकाला, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको वो यहां पर कैसे मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मुझको यहां पर एंगल निकाला तो फाइव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस अपॉन दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द वी एल एंड दिस इज व्हाट, वी आर। दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो यहां से आपको जो एक बात समझ में आई कि आपका जो वी होगा, उसको जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। दैट यू कैन आल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल डायग्राम। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसका मतलब वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको जो है दो चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहां पर समझिएगा इस चीज को। मैं इस चीज को एक बार जो है हटा देता हूं और थोड़ा सा और क्लियर करूंगा और मजा आएगा। अभी तक यहां तक फेजर में मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से समझते रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, करंट को हमने जो है फेजर माना है, जो करंट का अगर जो है फेजर है, तो करंट अगर मैंने रेफरेंस माना है तो वी आर उसको जो फेज में होगा, और वी एल विल बी लैगिंग, वी एल विल बी लीडिंग, वी एल विल बी लीडिंग विद रेस्पेक्ट टू द करंट। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिएगा, मैंने यहां पर v इज इक्वल टू लिख दिया है, v इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जे इंटू आई इंटू एक्सएल। कैसे लिखा है सर आपने इसको, जो कैसे लिख दिया, बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने, वी आर लिख दिया और वी एल लिख दिया। वी एल इज इक्वल टू मैंने जो है आई इंटू एक्सएल लिखा है, और जे से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वी एल जो है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, और लीड का मतलब क्या है, 90 डिग्री मैं ऊपर लिखूंगा, किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, v इज इक्वल टू मैंने यहां पर सर i जो है कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में कितना आ गया, r प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू मैंने i लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया z, इसको मैंने क्या लिख दिया, z। z इज इक्वल टू क्या हो गया, r प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल। एक्सेल को मैंने इसको जो बताया था कि एक्सेल की जगह आप जो जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एल लिखते हैं, या फिर जो है जे टाइम्स ऑफ एक्सेल भी लिखते हैं। इसका मतलब z, यहां पर एक नया टर्म आ गया, z इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या है, ये आपका जो अपोजिशन टू द एसी सर्किट, तो अपोजिशन टू द एसी सर्किट। तो यहां पर इंपीडेंस आपको जो कितना मिल गया है, दिस विल बी इक्वल टू आर प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल। इंपीडेंस इज इक्वल टू आर प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल। क्लियर है बात? V is the supply voltage, I is the current which is flowing across the circuit, and Z is called as the impedance. तो V is equal to I into Z हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने फेजर एकदम सिंपल से बताया कि भाई आपको रेफरेंस वो लेना है जो आपकी जो है करंट जो है सेम है। अगर यहां पर सेम करंट फ्लो हो रही तो इसका मतलब रेफरेंस आपको जो करंट होगा, अगर वोल्टेज सेम होता तो मैं वोल्टेज को रेफरेंस मानता, क्योंकि आप अगर आपको मशीन पढ़ेंगे आप तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है, तो वहां पर फ्लक्स को हम लोग जो है रेफरेंस मानते हैं। तो जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है वही हमेशा रेफरेंस वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, चाहे मैं जिस भी चीज के बारे में बात करूं, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि करंट आपकी जो सेम फ्लो रही है, तो मैंने यहां पर जो करंट को रेफरेंस माना। अगर वोल्टेज सेम होता तो मैं वोल्टेज को रेफरेंस मानता, कुछ भी सेम होगा तो वही मैं मानूंगा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। तो करंट मैंने मान लिया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया कि यहां पर वोल्टेज और करंट में आपका जो है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा तो सेम होगा। भाई वोल्टेज और करंट के बीच में आपका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ द इंडक्टर, तो मैंने यहां पर वोल्टेज वीएल को 90 डिग्री लीड करा दिया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको जो क्या बताया, v इज इक्वल टू आई इंटू जेड बताया, z इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस। z विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू r प्लस जे टाइम्स ऑफ x हो गया। z इज इक्वल टू कितना आ गया, r प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल हो गया। दिक्कत है नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको जो है रिप्रेजेंट करूं, तो z इज इक्वल टू r आपका रेफरेंस हो गया और एक्सएल इसके जो है पैरेलल में आ गया, सॉरी परपेंडिकुलर आ गया। ये आपका एक्सएल हो गया और ये आपका क्या हो गया, r हो गया। इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द z। दिक्कत है नहीं है। इसी चीज पे आगे चल करके मेरा जो है आएगा इंपीडेंस ट्रायंगल, अभी बताऊंगा मैं, उसको छोड़िए अभी आप, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात जो है क्लियर हो गई, यहां से आपको जो कुछ चीजें मैं जो है क्लियर किया था वो मैं बता देता हूं एक बार। यहां से आपको जो कुछ चीजें क्लियर हो गई थी, ठीक है, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको जो है फाई मिल गया था, फाई इज व्हाट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फाई आपको जो क्या है, वोल्टेज इज द सप्लाई वोल्टेज एंड द सप्लाइड करंट इज आई।
सप्लाइड वोल्टेज V है और सप्लाइड करंट आपका जो I है, दोनों के बीच का एंगल फाई है, और फाई इज इक्वल टू आपने यहां पर क्या निकाला, tan फाई इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है, tan फाई इज इक्वल टू VL डिवाइड बाई VR, ठीक है, दैट विल बी VL इज इक्वल टू I इंटू XL आपने लिखा है, VR इज इक्वल टू I इंटू R लिखा है आपने यहां पर जो है I इंटू R लिखा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो, कितना आ गया, XL डिवाइड बाई R आ गया, इसका मतलब फाई इज व्हाट, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइड बाई R, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइड बाई R। इसी को हम लोग पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। सप्लाइड वोल्टेज और सप्लाइड करंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल। सप्लाइड वोल्टेज और सप्लाइड करंट के बीच का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर एंगल। इसको मैंने क्या बोला, पावर फैक्टर एंगल बोला। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉस ऑफ ये फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइड बाई R आपको जो मिल गया है, यहां से एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर आपका जो बेसिकली क्या होता है, ध्यान समझिएगा, पावर फैक्टर आपका जो बेसिकली क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस फाई होता है, कितना हो गया, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइड बाई R, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो पावर फैक्टर बोलते हैं। अभी मैं आगे चल के इसको अच्छे से और ज्यादा समझाऊंगा कि पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, वहां से भी आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे बस इतना समझिएगा कि यहां पर आपको जो है फाई क्लियर हो गया है, यहां पर पावर फैक्टर मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला बता दिया, बस इतना समझिएगा, आगे चल के उसको और ज्यादा मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद देखते हैं यहां पर जो पावर होगा वो क्या होगा इन केस ऑफ द इंडक्टिव सर्किट। अब देखिएगा इंडक्टिव में अभी मैंने आरएल सर्किट में आपको बताया है कि VR को मैंने जो रेफरेंस मान लिया था, I को मैंने जो रेफरेंस मान लिया था, यहाँ VR इसके जो फेज में था और VL इससे जो 90 डिग्री लीड कर रहा था, तो यहां से आपको जो है क्या मिल गया है, यहां से आपको जो है फाई एंगल मिल गया या फिर जो टोटल V मिल गया। अच्छा एक बात देखिएगा, यहां से मैंने आपको क्या बताया है, V इज इक्वल टू मैंने बताया है V इज इक्वल टू VR प्लस J टाइम्स ऑफ VL, ठीक है। अच्छा इससे मेरा जो ग्राफ बना है वो आपका कुछ इस तरह से बना है, दिस इज कॉल्ड एज द VR, दिस इज कॉल्ड एज द VL और दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वोल्टेज V, ठीक है ना, ये मेरा बना है। तो यहीं से मैंने जो है ये वाला ग्राफ बनाया था, देखिएगा VR हो गया, VL हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल वोल्टेज V, ठीक है, ये आपका फेजर्स में चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहां पर बात करता हूं इंपीडेंस वाले में, तो Z इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, R प्लस J टाइम्स ऑफ XL। अगर मैंने इसका जब मैंने ग्राफ बनाया था तो ये आपका क्या हो गया था, ये आपका R हो गया था, ये आपका XL हो गया था जो आपका 90 डिग्री लीड कर रहा था, और ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द Z, ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। ये एंगल कितना बोला था मैंने, फाई बोला था। आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, चाहे मैं बात कर रहा हूं इसकी और चाहे मैं बात करूं इसकी, दोनों में आपका जो एंगल आएगा, दोनों में एंगल आपका जो फाई आएगा। तो मैंने यहां पर जो बोला था tan फाई, आपने वहां पे देखा था जो tan फाई आया था दैट वाज इक्वल टू XL डिवाइड बाई R आया था, या फिर tan फाई अगर मैं इसमें निकालूंगा तो VL बाई VR निकालूंगा, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, VL डिवाइड बाई VR आ गया। VL इज इक्वल टू I इंटू XL, और ये आपका कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया, I इंटू XL आ गया, और ये आपका I इंटू R आ गया, कर दिया, कितना आ गया, tan फाई इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू XL डिवाइड बाई R आ गया। तो चाहे मैं इससे निकालूं और चाहे मैं इससे निकालूं, मेरा फाई जो है सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझिएगा, फाई विल बी इक्वल टू ऑलवेज जो मुझको फाई मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइड बाई R मिलेगा, ठीक है। चाहे आप इससे निकालेंगे, वोल्टेज वाले से निकालेंगे, चाहे आप यहां पर इंपीडेंस वाले से निकालेंगे जहां पर रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेजेंट हैं, तब भी आपको जो है सेम फाई मिलेगा, दैट इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइड बाई R। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात मैं बताया हूं। अच्छा अब एक बात आप मुझको ये बताइए, अब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अभी ये सब चीजें तो आपकी बेसिक चल रही थी, ठीक है, और बेसिक ही पूरा चलेगा, बट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मुझको आप ये बताइए, व्हाट इज द वोल्टेज, आपने वोल्टेज लिया है V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट इज द करंट, अब मुझको यहां पर करंट बताइए। तो आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, जो वोल्टेज आपका V है
और ये करंट आपका जो आई है, दिस इज द सप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज द सप्लाइड करंट। दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई है। इसका मतलब करंट आपका जो कितना लैग कर रहा है, फाई एंगल से लैग कर रहा है। करंट जो आपका लैग कर रहा है वो आपका जो फाई एंगल से लैग कर रहा है किसमें, आरएल सर्किट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तब। तो आई विल बी इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं आई विल बी इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। अब करंट आपकी जो फाई एंगल से लैग करे, किसमें मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं आरएल सर्किट की। एंगल लैगिंग तो कंफर्म होगा बट यहां पर 90 डिग्री नहीं होगा बिकॉज हियर रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रेजेंट। सिर्फ अगर इंडक्टर सर्किट होता तो वहां पर जो करंट होती है आपकी 90 डिग्री लैग करती, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आल्सो यहां पर 90 डिग्री आपकी जो करंट जो है लैग नहीं करेगी, किसी और एंगल से लैग करेगी। दैट एंगल इज कॉल्ड एज द फाई। और फाई यहां पर जो है 90 से कम है और करंट यहां पर जो लैग कर रही है वोल्टेज से, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो मैंने यहां पर आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई लिख दिया। दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। अब मैं अगर यहां पर जो पावर के बारे में बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा जो आपका पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी इंटू आई हो जाएगा। वी इंटू आई मैंने यहां पर जो मल्टीप्लाई कर दिया, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या हो गया, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। ठीक है, यस, क्लियर है। अच्छा, दोनों को यहां पर जो मल्टीप्लाई कर तो क्या, तो फिर क्या होगा, वी एम इंटू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी आपका जो क्या होता है, साइन ए माइनस बी आपको जो कैसे मिलेगा, वहां पर क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक काम करिए, आप ऐसे कर दीजिए, साइन ए इंटू साइन बी कर दीजिए, इससे भी आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जो डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू 2 साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो कितना होगा, वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए माइनस ऑफ कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा, तो मतलब कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5, तो कितना बचेगा, कॉस 5 बचेगा। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 5, तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या आ गया, आप देख सकते हैं, आपको यहां पर जो पावर में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, P इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, P इज इक्वल टू वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस ऑफ वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। ठीक है, अब मुझको यहां पर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक बात बताइए, फाई यहां पर क्या है, फाई यहां पर एंगल है, इज इट डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, नहीं, टाइम पे यहां पर डिपेंडेंट है ही नहीं, वो आपका फाई है, वो आपका एंगल 30 40 60 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब मैं इसको जो डीसी बोल सकता हूं, ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू की, आपकी फाई पे डिपेंड करे, एंगल पे डिपेंड करे, डजंट डिपेंड अपॉन द टाइम, ये आपका टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि पावर में आपका जो ये फैक्टर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर के बारे में बात कर रहा हूं, पी एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू वी आर एम एस, वी एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूं भाई, 2 को मैं जो 2 फैक्टर में चेंज कर सकता हूं, रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 5 हो जाएगा। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इट्स एवरेज वैल्यू ऑलवेज बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, प्लस माइनस टाइम के साथ जो है वेरी कर रहा है। टाइम बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे होता रहेगा, तो क्या हो गया, ये इसका जो है एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस एवरेज वैल्यू ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इसका एवरेज कितना आ गया, 0 आ गया, तो आपको जो पी एवरेज कितना मिल गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। अच्छा, पावर तो मिल गया। अब आपको ये बात, मुझको आप ये बताइए, ये पावर कंज्यूम कौन कर रहा होगा, ये पावर कंज्यूम कौन कर रहा होगा, ये पावर सिर्फ आपका जो कंज्यूम कौन करेगा, रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा, क्योंकि सर आपने क्या बोला था, इंडक्टर में कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होता है, इंडक्टर जितना पावर जो है फर्स्ट साइकिल में देता है, सेकंड वाले साइकिल में उतना पावर डिसिपेट कर देता है। तो मतलब क्या है, ये पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर है, और इसी पावर को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, दिस पावर इज कॉल्ड एज द
एक्टिव पावर, इसको हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग रियल पावर बोलते हैं, इसको रियल पावर बोलते हैं। मतलब द पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर इज कॉल्ड एज द एक्टिव पावर और रियल पावर, एंड इट्स यूनिट इज वॉट, इट्स यूनिट इज वॉट, वॉट या फिर किलोवाट में होती है, वॉट या फिर किलोवाट या फिर मेगावाट में हो सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, द पावर विच इज कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर इज ऑलवेज रियल पावर और द एक्टिव पावर, एंड इट्स यूनिट इज वॉट और द किलोवाट और द मेगावाट, ऑलवेज इन द वॉट्स ओनली। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल बात मैंने बताया है अभी तक। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर कितना मिल गया आपको जो है, इसको हम लोग एक्टिव पावर या फिर जो है रियल पावर बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर है, या फिर यहां पर रियल एपरेंट और रिएक्टिव पावर के बारे में हम लोग जो बात करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम जो है पावर ट्रायंगल पे।